मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ रहे हैं अपनी सेकंड यूनिट, जिसका नाम क्या था, सेकंड एंड थर्ड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसके अंतर्गत मैंने आपको जो टॉपिक्स कराए थे वो आपने अच्छे से समझ के तैयार कर लिए होंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको एंट्रोपी पढ़ाया था, ठीक है। तो एंट्रोपी की फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालो, फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं भौतिक महत्ता या भौतिक सार्थकता कहते हैं हिंदी में, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस, और इसी के साथ आप प्रॉपर्टीज आपसे पूछ लेना तो प्रॉपर्टीज में भी इसी से काम चल जाएगा। प्रॉपर्टीज यानी विशेषताएं या गुण, ठीक है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस या प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी के बारे में सबसे पहले मैंने बताया था आपको, शायद नहीं बताया हो, किसने बताया था, क्लोसियस ने, ठीक है ना। तो एंट्रोपी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, क्लोसियस ने। तो एंट्रोपी की प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, यानी एंट्रोपी की विशेषताएं कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो एंट्रोपी की भौतिक सार्थकता, भौतिक महत्ता, यानी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, ठीक है जी। तो देखो इसमें जो मैं पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ उसमें से कई पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। जैसे एक पॉइंट मैं डेफिनेशन में यूज कर लिया था, उसी की हेल्प से मैंने इसके डेफिनेशन भी देने का प्रयास किया था। वो पॉइंट ये है, आप जानते हैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना, यानी समतापीय प्रक्रम में कौन कांस्टेंट रहता है, आपको पता है टेम्परेचर कैसे रहता है, कांस्टेंट, ठीक है जी। तो मैंने आपसे बताया था ठीक इसी प्रकार एडियाबैटिक प्रोसेस में, ये बात तो आप पहले से जानते हो कि एडियाबैटिक प्रोसेस में यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है जी। तो हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता तो आप एक बात जानते हैं, हीट का तो एक्सचेंज होता नहीं है, लेकिन ये बात आप पहले से जानते हो। और इसके बाद मैंने एक बात और बताई आपको, क्या कि यहाँ पर एंट्रोपी में भी कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें एक बात और लिखते हैं आप, क्या आएगा, डेल्टा एस बराबर 0, ठीक है। अब सही दिखा होगा आपको, ठीक है जी। क्या आएगा, डेल्टा एस बराबर 0, यानी एंट्रोपी में भी चेंज नहीं होता। ये बात तो भाई आप पहले से जानते हो ना कि डेल्टा क्यू तो 0 है या डी क्यू तो 0 है, क्योंकि हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन नई बात क्या बताई थी कि डेल्टा एस भी 0 होगा, क्योंकि एंट्रोपी भी चेंज नहीं होगी, या आप ऐसे कह सकते हो कि एंट्रोपी भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट ये हो जाएगा, इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, या वाइल लिख दो चाहे बट लिख दो, इन एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। समतापीय प्रक्रम में ताप समान रहता है, जबकि रुद्धोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी भी समान रहती है। क्लियर है। आगे देखो दूसरा नंबर देखो क्या है, मैंने ये बात आपको बताई नहीं है, इसे और सुन लो ध्यान से। मैंने एक बात आपको बता रखी है कि जो कोई भी नेचुरल प्रोसेस होता है वो बेसिकली इरिवर्सिबल ही होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो इरिवर्सिबिलिटी है ना, इरिवर्सिबिलिटी यानी अनुत्क्रमणीयता, वो प्रकृति का नियम है ना। इरिवर्सिबिलिटी इज़ द लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि आप देखो 100 जूल 100 कैलोरी आपके पास हीट है, आप उसका वर्क कर दोगे क्या, 100 जूल कर भी दिया तो फिर 100 जूल वर्क से दोबारा 100 कैलोरी एनर्जी प्राप्त कर लोगे क्या, नहीं हो सकता ना। पहली बात तो आप जानते हैं जितनी एनर्जी है उससे टोटल वर्क किया ही नहीं जा सकता, है ना। ये तो कौन कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है ना कि जितनी एनर्जी है उसका 100% आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है, कौन कहते हैं, कैल्विन प्लांक, कि कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जो सोर्स से एनर्जी लेकर सारी की सारी को हीट वर्क में कन्वर्ट कर सके, है ना। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस तो होता ही नहीं है। जब 100% एनर्जी से आप 100% वर्क ही नहीं कर सकते, तो फिर वो जो वर्क था 100 जो कन्वर्ट हुआ है उससे दोबारा 100% एनर्जी कैसे प्राप्त कर लोगे। इसका मतलब है कोई भी प्रोसेस वास्तव में वो रिवर्सिबल नहीं होता है। प्रकृति के जो बहुत निकट प्रोसेस है, जैसे आपने 100 कैलोरी आप पे एनर्जी थी, 90 जूल वर्क मिल गया आपको, और फिर
या 95 जूल वर्क कर दिया आपने, फिर वापस उस वर्क को आपने एनर्जी में बदला, तो मान लो आपको 92% मिल गई वो हीट, जितनी हीट आप पे पहले 100% थी। तो आपको इस प्रोसेस को ही रिवर्सिबल प्रोसेस मानना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीटली आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि आदर्श उत्क्रमणीय प्रक्रम एग्जिस्ट नहीं करता है, उसकी कोई अस्तित्व नहीं है प्रकृति में। प्रकृति जो है ना वो अनुत्क्रमणीयता उसका नियम है, यानी इरिवर्सिबिलिटी इज द लॉ ऑफ नेचर। तो नेचुरल प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया इरिवर्सिबिलिटी जो है अनुत्क्रमणीयता वो नियम है, लॉ है नेचर का। तो इन नेचुरल प्रोसेस मैं ये बात बताना चाह रहा था, नेचुरल को मैंने क्या बताया कि इरिवर्सिबल भी कह सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि जो प्रोसेस है ना प्रकृति के नेचर के वो सब इरिवर्सिबल ही हैं। कंप्लीटली रिवर्सिबल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा रिवर्सिबल है उस मतलब जो रिवर्सिबल के करीब है उसे पूरी तरीके से रिवर्सिबल मान लिया जाता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है ना। तो नेचुरल यानी ये नेचुरल प्रोसेस है यानी कि इरिवर्सिबल प्राकृतिक है ना। तो इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, जो वो है ना आपकी, किसकी बात कर रहे हैं हम, एंट्रोपी की। वो एंट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा बढ़ती है ना। एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। अभी इनकी थ्योरम भी करेंगे दोनों बातों की, है ना। एक तो ये है और दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूँ, इनके ऊपर थ्योरम भी है, मतलब क्वेश्चन वो है डेरिवेशन। आप ये बात सिद्ध करके भी दिखाएंगे अभी कि एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, बढ़ती है ना। यानी दैट इज करके आप ऐसे कह सकते हो एंट्रोपी क्या है, डेल्टा एस जो है ना इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। एंट्रोपी में जो चेंज है ना वो 0 से ज़्यादा होगा, चेंज 0 से कम हो जाएगा तो घटेगी, चेंज 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है, ठीक है, पॉजिटिव होगी या बढ़ेगी। आप ऐसे भी कह सकते हो कि डेल्टा एस बराबर पॉजिटिव, भाई 0 से बड़ा है या पॉजिटिव है, बात एक ही तो है। और देखो इन रिवर्सिबल प्रोसेस, भाई जब इरिवर्सिबल में तो 0 से बड़ी है या पॉजिटिव है एंट्रोपी चेंज, कहने का मतलब एंट्रोपी बढ़ती है। तो रिवर्सिबल में क्या होता है, तो ध्यान देना, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी है ना वो 0 रहती है, ठीक है। एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी 0 नहीं रहती, एंट्रोपी चेंज यानी एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होता, एंट्रोपी चेंज इज 0, ठीक है। एंट्रोपी चेंज 0 होने का मतलब दैट इज, इसका मतलब क्या रहती है एंट्रोपी, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। एंट्रोपी कैसी रहती है, हमेशा कांस्टेंट। क्लियर है। देखो मैं लैंग्वेज भी लिख रहा हूँ, हिंदी में आप सुनना चाह रहे हैं तो इसमें है ना थोड़ा हिंदी में पूछते हैं, जैसे कि आप क्या बोलेंगे, प्राकृतिक या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में है ना एंट्रोपी सदैव बढ़ती है, ठीक है। और इसमें जाएगा उत्क्रमणीय प्रक्रम में है ना एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात एंट्रोपी हमेशा सदैव, हमेशा नहीं लेना सदैव, एंट्रोपी सदैव नियत रहती है। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी आपको। तो ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसका मतलब है एंट्रोपी नियत रहती है, तो दैट इज करके लिख सकते हो, या तो आप ऐसे कह दो कि डेल्टा एस बराबर 0 है क्योंकि चेंज हो ही नहीं रहा, या आप ऐसे कह सकते हो कि एस बराबर क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, भाई जब कांस्टेंट है तभी तो चेंज नहीं हो रहा, और जब चेंज नहीं हो रहा तभी कांस्टेंट है, दोनों एक ही बात है। और देखो एक और विशेष पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इसका, प्रॉपर्टीज फिजिकल सिग्निफिकेंस का। 4-5 पॉइंट कभी लिखने को आए तो आ सकते हैं, बाकी इनका वैसे भी यूज है ना, ये आपको काम देंगे समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। देखो एक बात विशेष रूप से, ये 4th पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि ये फिजिकल सिग्निफिकेंस के अंतर्गत तो आ ही रहा है, लेकिन इसमें आप एक हेडिंग भी दे सकते हो, और हेडिंग ये हो जाएगी, ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है ना आपने, पढ़ा है ना केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और फिर क्लोसेस स्टेटमेंट, ठीक है, मैं रिपीट नहीं कर रहा, आप जानते हैं, है ना। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एंट्रोपी की फॉर्म में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागति के द्वितीय नियम को एंट्रोपी के पदों में प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, ये हेडिंग दे सकते हो आप, है ना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ
एंट्रोपी, यानी एंट्रोपी के पदों में ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, एंट्रोपी आप जानते हो, इसमें लिख देना एक लाइन, ये लिख देना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी स्टेटेड, मतलब स्टेट किया जा सकता है, स्टेटमेंट दिया जा सकता है, कैन बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। क्लियर है, इसका मतलब है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को एंट्रोपी के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, देखो कैसे, आपको मैंने पढ़ा रखा है डेल्टा एस बराबर क्या था, क्यू अपॉन टी था ना, पढ़ाया था नहीं, डेल्टा एस बराबर होता है क्यू अपॉन टी। और यदि आप स्मॉल के लिए लिखें, स्मॉल के लिए तो डी एस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा डी क्यू और यहाँ टी। ठीक है, तो ये जो ये फॉर्मूला है ना ये वाला, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि डी क्यू बराबर है टी इंटू डी एस। देखो एंट्रोपी आ रही है नहीं, ठीक है, तीनों ही फॉर्मूले में एंट्रोपी है। क्लियर है, तो ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म। तो नीचे लिख देना इट इज़ द, है ना, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी यह ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का क्या है, गणितीय रूप है। क्लियर है, यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो, चारों पॉइंट मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस या प्रॉपर्टीज़ के आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है जी, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ और फिर अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एक थ्योरम करेंगे, देखो यही वाली जो मैंने आपको बताया ना, रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कितना होता है, 0। ठीक है, एंट्रोपी 0 रहती है। यही एक थ्योरम है आपकी जो मैंने आपको यहाँ बताई है, इसे कहते हैं क्लोसियस थ्योरम। हेडिंग डालो, क्लोसियस थ्योरम, थ्योरम है ना, क्लोसियस मैंने बताया साइंटिस्ट का नाम है, और थ्योरम यानी प्रमेय, क्लोसियस प्रमेय हिंदी में लिख सकते हैं आप, क्लोसियस थ्योरम। ठीक है जी, तो क्लोसियस थ्योरम क्या कहती है, स्टेटमेंट बताने के, आप मतलब मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस थर्ड पॉइंट में ही। ठीक है, हेडिंग क्या है, क्लोसियस थ्योरम। देखो हेडिंग इसकी दूसरे तरीके से बताई जा सकती है ना, सच दैट करके लिख दूँ मैं, या तो आपसे कह देगा स्टेट एंड प्रूव क्लोसियस थ्योरम, यानी क्लोसियस प्रमेय को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, या फिर ऐसे कह सकता है एंट्रोपी चेंज, है ना, या चेंज इन एंट्रोपी, कुछ भी। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में चेंज। ठीक है, और एंट्रोपी किसकी है, ऑफ ए सिस्टम, या थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या दो भाई, यहाँ थर्मोडायनेमिक्स चल रही है तो सिस्टम तो थर्मोडायनेमिक हो गई। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम, और किस में बात करें, इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इन रिवर्सिबल, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस कह दे या साइकिल कह दे, है ना, एक ही बात है, साइकिल भी कह सकता है। ठीक है ना, हेडिंग ये भी हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इन रिवर्सिबल प्रोसेस या साइकिल। ठीक है, इसका मतलब है उत्क्रमणीय प्रक्रम या चक्र में, ठीक है, चक्र में किसी निकाय के एंट्रोपी में परिवर्तन, और ये भी आ सकता है क्लोसियस थ्योरम। ठीक है, दोनों में से कोई भी हेडिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये हेडिंग तो आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी, तो बस इसका स्टेटमेंट हेडिंग डालो और स्टेटमेंट में यही हो जाएगा, स्टेटमेंट है ना, यानी कथन। ठीक है, स्टेटमेंट, देखो ध्यान देना, तो क्या कहेंगे, इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी चेंज, है ना, एंट्रोपी मैं लिख दूँ थोड़ा सा और, ऑफ ए सिस्टम या थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो क्या आएगा, एंट्रोपी, क्लियर है ना, इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम या थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और ये चेंज जो है ना इसमें रहने दो, है ना, ऐसे कह दो बस। ठीक है ना, तो इन्हें रिवर्सिबल प्रोसेस कह दो, या मैंने बताया साइकिल कह दो, कुछ भी कह सकता है। तो इन, ठीक है, ए रिवर्सिबल प्रोसेस या साइकिल एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, क्या आएगा, रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है भैया, है ना, थोड़ा अजीब सा हो गया है, समझ पा रहे हो ना, मैं बोल के बता रहा हूँ आपको, इन रिवर्सिबल प्रोसेस या साइकिल एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है,
बदलती नहीं है, और जब बदलती नहीं है तो डेल्टा को तो छोड़ ही दो। कहने का तरीका है भाई, ऐसे भी कह सकते हो कि बदलती नहीं है तो कौन मतलब चेंज कितना होगा, 0 होगा, लेकिन ये वाला रखो बस आप, है ना। तो जब एंट्रोपी चेंज नहीं होती है तो एस बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। एस कैसा होगा, कांस्टेंट, ठीक है। और फिर आप ऐसे भी कह सकते हो जब एस कांस्टेंट है तो डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस कितना है, 0 है, ठीक है। और मैंने बताया था डेल्टा एस को आप लिख सकते हैं, ऐसे लिखते थे ना, साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू अपॉन टी। तो चूंकि ये होता है तो आप बस इस थ्योरम का ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला, डी क्यू अपॉन टी बराबर 0, ठीक है ना। भाई एंट्रोपी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, तो कांस्टेंट रहती है तो इसी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ आपका कि ये डेल्टा एस कितना है, 0, ठीक है जी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, कर लोगे ना। तो मैंने कहा लैंग्वेज में तो आप ऐसे लिख देना, इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस या साइकिल, है ना, एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज करके लिखना चाहो लिख सकते हो, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी, है ना, इज 0। तो फिर ये सारा आप पहले ये लिखोगे और फिर ये लिखेंगे, है ना, यहाँ तक इसे नोट कर लेंगे। हिंदी में सुन लो एक बार, किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम या चक्र में किसी निकाय की एंट्रोपी नियत रहती है, अर्थात एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य होता है। क्लियर है, कर लोगे अब इसे, चलो। तो हमें ये बात प्रूफ करके लानी है कि शून्य होता है तो कैसे होता है, ठीक है। और किस में प्रूफ करनी है, तो लिखा है ये रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है। और रिवर्सिबल साइकिल का एक एग्जाम्पल आपके याद है, कार्नोट साइकिल, याद है ना। कार्नोट साइकिल किसका एग्जाम्पल होता था, रिवर्सिबल साइकिल का, उत्क्रमणीय चक्र का। पीवी कर्व लेते हैं, याद है ना, फर्स्ट यूनिट का याद करो, ठीक है जी। तो कार्नोट साइकिल बना लो, मैं किसकी हेल्प से कर रहा हूँ इसे, कार्नोट का साइकिल जो था ना वो रिवर्सिबल साइकिल था, आपको याद हो तो, ठीक है ना। क्योंकि कार्नोट हीट इंजन जो है ना रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क करता था, रिवर्सिबल साइकिल में वर्क करता था, उत्क्रमणीय चक्र या प्रक्रम में, तो इसलिए उसी का एग्जाम्पल लेके हम कर लेंगे। तो ये कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल है, कार्नोट उत्क्रमणीय चक्र, ठीक है। क्या होता था इसमें, मान लो ए पर है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो ऐसे बी पर जाता था, ठीक है। इसे बोलते थे वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, याद है ना, दोबारा पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, समतापीय विस्तार या प्रसार कह सकते हो, ठीक है। फिर ऐसे था, बी से सी तक जा रहे थे, इसे बोलते थे एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वॉल्यूम आगे की तरफ बढ़ रहा है, ग्राफ भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है, ठीक है। इसे बोलते थे एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यानी रुद्धोष्म प्रसार, ठीक है। और फिर ऐसे वापस आ जाते थे, ठीक है ना, ऐसे पहले ऐसे गए फिर ऐसे फिर वापस आए, इसे बोलते थे आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है ना, यानी समतापीय संपीड़न। और फिर ऐसे वापस आ जाते थे, ठीक है, डी से ए तक, इसे बोलते थे एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी रुद्धोष्म संपीड़न, ठीक है जी। तो ये कार्नोट साइकिल होता था। और आपको बताया था मैंने, मान लो पॉइंट ए पर जो प्रेशर है P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1, पॉइंट बी पर प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2। यहाँ पर नहीं, ये गलत, मैं देखो तरीके दो हैं। यदि आप आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो यदि आप T1 T2 ले रहे हैं तो आप फिर ये कहेंगे बाद में कि T1 किसके बराबर है, T2 के। और उससे अच्छा ये है कि इसे भी T1 ही मान लो। आइसोथर्मल एक्सपेंशन या आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना समतापीय प्रक्रम में, इसलिए यहाँ से ए से बी तक टेम्परेचर सेम रहा, तो ये P1 से P2 हो गया, V1 से V2 हो गया, है ना। देखो प्रेशर ग्राफ नीचे की ओर चल रहा है तो प्रेशर घट रहा है, ठीक है ना। तो प्रेशर P1 से घटकर P2 हो गया, और वॉल्यूम ग्राफ आगे की ओर चल रहा है, वॉल्यूम आगे की ओर बढ़ेगा, तो वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2 हो गया, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस था, ठीक है। अब एडियाबैटिक में देखो ग्राफ नीचे की ओर चल रहा है तो प्रेशर P2 से घटकर P3 हो गया, ग्राफ आगे की ओर चल रहा है तो इसका मतलब है वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम V2 से बढ़कर V3 हो गया, और ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ठीक है। एक्सपेंशन हो रहा है, पिस्टन वर्क कर रहा है, विस्तार हो रहा है ना, आयतन बढ़ रहा है, तो लेकिन हीट का कोई एक्सचेंज तो हो नहीं रहा,
तो इसमें वर्क जो करता है पिस्टन कहाँ से करेगा, इंटरनल एनर्जी से। तो इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा घट जाएगी और टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर T1 से घटकर T2 हो जाता है। ठीक है जी। फिर देखो आइसोथर्मल है ये भी, तो प्रेशर देखो ऊपर की तरफ चल रहा है ग्राफ, तो प्रेशर बढ़ेगा, P4 हो जाएगा P3 से बढ़कर, वॉल्यूम घट जाएगा क्योंकि ग्राफ पीछे की ओर चल रहा है, वॉल्यूम घटकर V3 से V4 हो जाएगा और टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहेगा T2 का T2 ही, क्योंकि ये क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब, है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो मैंने पहले पढ़ा रखा है आपको 2 बार, है ना, 2-3 बार पढ़ा है ना कई जगह। तो ये था कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल, इसके हेल्प से हमें प्रूफ करके लाना है कि ये जो एंट्रोपी में चेंज है ना रिवर्सिबल प्रोसेस में, वो कितना होता है, 0 होता है, ये आपको लाना है। तो जो इसका कार्नोट साइकिल आपको दिख रहा है, उसकी जो जो आवश्यक बातें हैं मैं नोट्स में लिख ही दूंगा, वही सब जो बातें वहाँ लिखी थी कि लेट अस कंसीडर, है ना, एक कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल, तो इस तरीके से। और इसमें 4 प्रोसेस होंगे, आइए बारी बारी से देख लेते हैं एंट्रोपी किस प्रोसेस में कितनी है। तो पहला प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस है ना आपका है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं समतापीय प्रसार, कोई हिंदी वाला हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, देखो हिंदी में नोट्स देना तो संभव नहीं हो पाता, लेकिन मैं वीडियो में हिंदी में बताता हूँ काफ़ी, तो आप वीडियो को सुन करके नोट्स बना सकते हैं। थोड़ा पुरुषार्थ अपने आप से भी तो करना सीखिए भाई, इंग्लिश में नोट्स बनाना ही बहुत मुश्किल काम रहता है। मैं आपको बता दूं, क्लास भी रिकॉर्ड करना इतना कम टाइम होने के बावजूद, और फिर नोट्स बनाना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो फिर अपनी भी बैचेस वगैरह हैं, है ना, स्कूल है, और फिर बहुत सारे जीवन में अपनी भी तो कुछ एग्ज़ाम्स आते रहते हैं, तो बहुत ऐसा संभव नहीं है कि दोनों भाषाओं में नोट्स लिखूँ मैं, है ना। और हिंदी में कहीं से लाके भी नोट्स क्या दिए जाएं, क्योंकि भाई कोई टीचर पढ़ाता भी नहीं, यदि किसी और टीचर के लाके दिए जाएं। और बुक ले सकते हो बाकी आप हिंदी की, बाकी यहाँ से पढ़ो, बुक की हेल्प से 2 लैंग्वेज वगैरह लिखो, और बाकी मैं बोलता हूँ इंग्लिश में, है ना, मतलब हिंदी में, तो आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन मैंने कहा समतापीय प्रसार है ये, तो इसमें आप देख के बताओ एंट्रोपी जो चेंज है, मान लो इस प्रोसेस में डेल्टा S1 है, डेल्टा S होता है ना, पहले प्रोसेस है तो डेल्टा S1 कह दूँ, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, dQ/T, लेकिन टेम्परेचर कितना है, T1। ठीक है, ये इंटीग्रल कर दोगे तो D हट जाएगा, आपको पता है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा S बराबर है Q1/T1, है ना। हालांकि इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, इसमें फालतू में ही, है ना, परेशान होना है, बस ऐसे मानो। जो Q1 हीट है ना, देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको याद होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान आप जो ये था आपका सिलेंडर जिसमें गैस भरी है, उसे आप सोर्स पे रखते थे, तो सोर्स से हीट लेता था वो Q1, याद है ना। तो Q1 जो है ना, मैं आपको बता दूं, जो Q1 है यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, वो हीट है, कौन सी हीट, जो टेकन फ्रॉम द सोर्स है। ठीक है, टेकन फ्रॉम द सोर्स, जो हीट सोर्स से ली गई है वो हीट है Q1। और T1 में आपको बता दूं, ठीक है, Q1 बराबर है हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स एट, जो Q1 हीट ली जाती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर ली जाती है। ठीक है ना, याद है आपको, पिछली बातें से लिंक हो रहा है सारा कुछ। Q1 क्या है, हीट है जो सोर्स से ले रहा है ये वर्किंग सब्सटेंस, और टेम्परेचर T1 पे ले रहा है। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज कितना हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज इस प्रोसेस में आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, ये हो जाएगा आपका डेल्टा S1 बराबर, आपको बताया Q/T होता है, लेकिन Q की जगह Q1 है और T की जगह T1 है। ठीक है जी, बात समझ में आई, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। आइसोथर्मल एक्सपेंशन की मैंने बात कर ली है, अब मैं दूसरे प्रोसेस की बात करूंगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसे हिंदी में बोलते हैं रुद्धोष्म प्रसार। ठीक है जी, क्लियर है। ये प्रोसेस जो है आपका A से B तक था, और ये कहाँ से कहाँ तक है, B से C तक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको पता है एडियाबैटिक है, और आपको ये बात पता है कि एडियाबैटिक में जो है ना, वो नहीं होता हीट का कोई भी एक्सचेंज,
तो आपको पता है हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, है ना। और जब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, आपको याद है ना, जब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो एंट्रोपी में भी तो चेंज नहीं होगा, याद है ना। देखो इस वाले रिलेशन से देखो आप, डी क्यू जीरो हो जाए यदि, तो डेल्टा एस भी तो जीरो हो जाएगा नहीं। तो इसलिए आप इसमें लिख देंगे इन दिस प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है, दैट इज डी क्यू बराबर जीरो। यानी इस प्रक्रम में, ठीक है, वातावरण तथा निकाय के बीच कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, इसलिए डी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। और जब डी क्यू जीरो हुआ तो आप फॉर्मूला जानते हो, डेल्टा एस टू मान लो यहाँ पे, साइक्लिक इंटीग्रल क्या था, डी क्यू अपॉन टी। देखो डी क्यू टू मान लो, हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं है, हालांकि ऐसा है ना, डी क्यू ही रहने दो, जब डी क्यू जीरो है तो जीरो रख देंगे। टेम्परेचर कितना है, टी टू, देख लो पॉइंट बी से सी तक बदल गया ना टेम्परेचर, टी टू हो गया। डी क्यू जीरो है तो सीधी सी बात है भैया, डेल्टा एस टू कितना आ गया, जीरो। चाहो तो आप इसमें एक्सप्रेशन के रूप में ना भी लिखो, आप बस ये कह सकते हो कि भैया जब डेल्टा एस का ये फॉर्मूला है तो डी क्यू जीरो है तो डेल्टा एस तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ये ना भी लिखो तो, ठीक है। बाकी आप समझ गए कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो एंट्रोपी चेंज है वो कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। नंबर थर्ड पे आओ। देखो नंबर थर्ड क्या कहता है आपसे, नंबर थर्ड कौन सा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। इसे बोलते हैं समतापीय संपीड़न। ये हो रहा है आपका सी से लेकर डी तक, ठीक है जी। तो सी से डी तक हो रहा है, आइसोथर्मल है, आप जानते हो। ये कब होता था प्रोसेस, ये तब होता था, कंप्रेशन हो रहा है ना, इसमें जब सिंक पे रख दिया जाता था सिलेंडर को सिंक पे रख देंगे तो फिर जो हीट है वो सिंक में चली जाएगी, ठीक है। और हीट सिंक में चली जाएगी और पिस्टन नीचे की ओर चलता है तो कंप्रेशन होता है। मैंने समझा रखा है पूरा, इसलिए यहाँ पे विस्तार समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखो कंप्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्रेशन तो हो रहा है लेकिन आइसोथर्मल है, टेम्परेचर सेम बना हुआ है और जो हीट है वो किसे दे जाती है, सिंक को। तो मान लो मैं मान रहा हूँ Q2 बराबर जो हीट है वो है हीट गिवन टू द सिंक, ठीक है, हीट गिवन टू द सिंक, क्लियर है। और कितने टेम्परेचर पर, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2, ठीक है। तो बताओ मुझे यहाँ पर एंट्रोपी चेंज कितना हो जाएगा, डेल्टा एस थ्री मान लो, ठीक है, डेल्टा एस थ्री मान लो, कितना हो जाएगा भैया, आप खुद देख के बताओ क्या फॉर्मूला होता है, Q2 अपॉन T2। T2 टेम्परेचर है और Q2 क्या है, वो हीट है जो सिंक को दी जा रही है। डेल्टा एस थ्री कितना गया, डेल्टा एस थ्री कितना आया, Q2 अपॉन T2। और आप देख के बताओ, मैंने बता रखा है Q2 कौन सी हीट है, जो सिंक को दी जा रही है कांस्टेंट टेम्परेचर T पर। लेकिन आप देखो एंट्रोपी जो चेंज निकाल रहे हैं आप, वो सिस्टम का निकाल रहे हैं, और सिस्टम का मतलब कौन, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और मैंने बताया थर्मोडायनेमिक सिस्टम कौन है, गैस, ठीक है, गैस ही तो है, बता रखा है पहले फर्स्ट यूनिट में। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, गैस। तो देखो यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम था फर्स्ट प्रोसेस में, वो हीट ले रहा था, यानी वर्किंग सब्सटेंस। गैस कौन है, गैस है वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। तो वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पर हीट ले रहा था तो उसकी एंट्रोपी जो थी ना बढ़ रही थी। यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है ना, वहाँ पर चेंज का मतलब इंक्रीज हो रहा है एंट्रोपी, क्योंकि हीट मिल रही है, इसलिए यहाँ प्लस। और यहाँ देखो जो वर्किंग सब्सटेंस है गैस, वर्किंग सब्सटेंस गैस ही तो है, और वही सिस्टम होता है। सिस्टम हालांकि वैसे पूरा है लेकिन मेन तो उसका पार्ट कौन है, जैसे कंप्यूटर का CPU मेन पार्ट है ना, ऐसी सबसे मेन पार्ट है इसका वर्किंग सब्सटेंस, वही तो वर्क करता है। तो वर्किंग सब्सटेंस हीट दे रहा है, जब हीट देगा तो एंट्रोपी माइनस की हो जाएगी, क्योंकि जो चेंज हो रहा है ना, ये जो डेल्टा एस थ्री है, ये है चेंज इन, लिख लेना चेंज इन एंट्रोपी, है ना, ये लिख लेना चेंज इन एंट्रोपी या एंट्रोपी चेंज, और ब्रैकेट में लिख देना डिक्रीज, डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी हो रही है, ठीक है। तो डेल्टा एस थ्री माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। और नंबर लास्ट कौन सा बचा, फोर्थ, इधर दिख जाएगा आपको, फोर्थ कौन सा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। देखो
इसे हिंदी में कहते हैं रुद्धोष्म संपीड़न। और ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, डी से लेकर ए तक। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी यहाँ तक डेरिवेशन में। डेल्टा S4 मान लो। ठीक है, अब देखो है तो कंप्रेशन हो एक्सपेंशन हो, लेकिन है तो एडियाबैटिक, यानी हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, ऊष्मा का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है रुद्धोष्म प्रक्रम में। यानी यहाँ भी जो DQ है वो कितना होगा, 0। वही लिखना है बिल्कुल जैसे इसमें लिखा था। ठीक है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, है ना, इन एडियाबैटिक कंप्रेशन, सो DQ बराबर 0। और DQ 0 हुआ तो आप जानते हो डेल्टा S4 मान लो इस तरीके से, DQ अपॉन ठीक है जी, ये एक काम ही कर लो, ये 1 1 माना है ना, इसमें चलो 2 मान लो। ऐसे करूँ ही नहीं करूँ, बताओ, तरीके हैं 2, है ना, आपकी मर्जी है, मान तो कुछ भी सकते हो। इसमें 2 2 मान सकते हो, इसमें 3 3 मान सकते हो, जैसे यहाँ 2 लिया फिर है ना, यहाँ 3 आ रहा है, जैसे यहाँ 2 आ रहा है, कभी इससे कन्फ्यूजन रखो, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है फिर, है ना, ऐसे रहने दो। यहाँ देखो DQ बराबर 0 है तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में, देख लो टेम्परेचर कितना हो गया भाई, यहाँ B से C कितना हो गया था, T1 से बदलकर T2, तो इसलिए अपॉन में क्या लिया था, T2। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा, T2 से T1 हो जाएगा, तो यहाँ कितना ले लो, T1। ठीक है, तो देख के बताओ। हालांकि ऐसे भी लिख सकते हो आप बिना व्यंजक के, मैंने बताया लैंग्वेज लिख करके कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, यहाँ पर हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, इसलिए सो द चेंज इन एंट्रोपी, है ना, इन एडियाबैटिक कंप्रेशन बराबर वो इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो DQ 0 है, रखो 0, तो डेल्टा S4 भी कितना आएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब चारों प्रोसेस हो गए। मैंने क्यों आपको एंट्रोपी निकालनी थी, किसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल साइकिल में। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंतर्गत 4 स्टेप थे, एक तो एडियाबैटिक, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और एक दिख रहा है आपको आइसोथर्मल कंप्रेशन, और एक दिख रहा है एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब चारों की एंट्रोपी आपने निकाल दी है, तो बस इन चारों की एंट्रोपी को ऐड कर दो। यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब बस कुछ नहीं करना, इन सारों को जोड़ देना है। ठीक है, तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ, जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। देखो अब लिखो, आपको पता है क्या लिखना है, वही लिखना है। देखो देन चेंज इन एंट्रोपी, ये जो हेडिंग है, ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इन रिवर्सिबल प्रोसेस या साइकिल। और फिर देखो क्या कर देना है, टोटल चेंज देखना है ना, तो डेल्टा S बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 और प्लस डेल्टा S4। ठीक है जी, देखो डेल्टा S बराबर, डेल्टा S1 कितना है, ये रहा Q1 अपॉन T1। आपको बताया डेल्टा S2 कितना है, ये तो 0 है। डेल्टा S3 कितना है, ये है माइनस का Q2 अपॉन T2, और ये जो है डेल्टा S4, ये देखो कितना है, 0। तो आपके पास जो आएगा ना, क्या गया, डेल्टा S बराबर आया Q1 अपॉन T1 और माइनस Q2 अपॉन T2। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे भी रफ कर देता हूँ। अब एक बात और सुन लो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कार्नोट, ठीक है, हीट इंजन के टाइम पे जब मैंने कराया था ना, तो मैंने जब एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर कराया था तब भी बताया था। और ये बात तो कार्नोट हीट इंजन की इफिशियंसी जब आप निकाल रहे थे तभी प्रूफ हो गई थी कि यदि वर्किंग सब्सटेंस जो है वो आइडियल गैस है ना, और ये कार्नोट हीट इंजन की बात कर रहे हैं आप, उदाहरण ले रहे हैं, तो वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पर आइडियल गैस ही है। तो इफ़ वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, इज एन आइडियल गैस, और आपको पता है, ठीक है, यहाँ कार्नोट हीट इंजन है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो दैट इज फॉर कार्नोट साइकिल, क्योंकि कार्नोट हीट इंजन कार्नोट साइकिल में वर्क करता है। कार्नोट साइकिल के लिए या वर्किंग सब्सटेंस जब आइडियल गैस थी, तो आपको मैंने प्रूफ कराया था जब उस वाले डेरिवेशन में इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन जब आया था ईटा बराबर 1 - T2 अपॉन T1, तो वहाँ से आपको एक बात पता चली थी, मैंने बताया था इसे याद रखना, हर जगह काम देगी। Q1 अपॉन Q2 बराबर किसके था, T1 अपॉन T2 के, था या नहीं। तो यहाँ से आप देख के बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा Q1 अपॉन T1 बराबर किसके है, Q2 अपॉन T2 के है।
क्लियर है? ठीक है जी। इधर देख लो, ये यहाँ पे रख दो, अप्लाई करो ये बात यहाँ पे। सो देखो डेल्टा एस बराबर कितना आएगा, Q1/T1, और ये जो Q2/T2 है ना इसकी जगह यही रख दो, ठीक है, या Q1/T1 की जगह Q2/T2 रख दो, कैसे रख दो, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और डेल्टा एस कितना आएगा, 0। ठीक है, तो ये बात प्रूफ हो तो गई। या आप ऐसे कह सकते हो दैट इज करके कि एस क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, और ये एस पता है किस में निकाला आपने, रिवर्सिबल प्रोसेस में निकाला है, रिवर्सिबल साइकिल में निकाला है, और कितना गया उसमें चेंज जो है एंट्रोपी में 0, यानी एस क्या रहेगा, कांस्टेंट। और यही तो थ्योरम का स्टेटमेंट था, याद है ना आपके, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, डेल्टा एस बराबर 0। ठीक है, यानी कि डेल्टा एस 0 है, डेल्टा एस को आप ऐसे लिख सकते हो, तो यही आ गया सब है ना, डेल्टा एस को ऐसे लिख सकते हो तो यही तो आ जाएगा। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइक्लिक इंटीग्रल dQ/T बराबर 0। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो थ्योरम प्रूफ हो गई नहीं, ये क्लोसियस थ्योरम थी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और क्लोसियस थ्योरम ना कहीं कई बार ऐसे कह देगा कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इन रिवर्सिबल प्रोसेस साइकिल, तो दोनों हेडिंग डलवा के मैंने करा दिया है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।